उस समय गांधी जी पहले से ही 70 वर्ष के थे, जबकि उनकी पोती 18 या 19 वर्ष की थी। युवा महिलाएं, संभवतः लड़कियां, अनिवार्य रूप से गांधी के ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए। उन्होंने यह विश्वास तब प्रदर्शित किया जब एक लड़का 2 लड़कियों को परेशान करते हुए पकड़ा गया। गांधी जी ने लड़के की नजर उनसे दूर रखने के लिए लड़की के बाल काटने का फैसला किया। गांधी हमेशा महिला परिचारिकाओं से घिरे रहते थे जो उनकी प्रतीक्षा करती थी, उनकी मालिश करती थी और यहाँ तक कि 2 महिलाओं की सहायता से चलती थी, जिन्हें वे अपनी छड़ी कहते थे। धर्म भी कुछ हद तक जैन धर्म का अनुयायी था, जो अहिंसा के सिद्धांतों वाला एक भारतीय धर्म है और यह मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ शाश्वत है। उनका मानना था कि महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण सहित घर की सभी घरेलू गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। Hi everyone. My name is Z and you are watching ZTV. My friends, today we are going to discuss about ये याद दिलाना स्वस्थ है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गलती कर सकता है। महात्मा गांधी के ये शब्द हमें उन हस्तियों को अपना आदर्श मानने से सावधान रहने की याद दिलाते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं होता। वे नैतिकता के एक फिसलते पैमाने पर मौजूद हैं जो उनके पूरे जीवन में घटती बढ़ती रहती है, और यह अवधारणा उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट नहीं है जिसने यह उद्धरण कहा था। आज हम महात्मा गांधी के स्याह पक्ष पर एक नजर डालते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी की सबसे छोटी संतान थे। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के मुख्यमंत्री या दावान थे। उनकी मां पुतलीबाई धर्म के प्रति जुनूनी थी और अक्सर उपवास करती थी और साथ ही अपना समय घर और मंदिर के बीच बांटती थी। वह वैष्णववाद के अनुयायी के घर में पले बढ़े जो हिंदू भगवान विष्णु की पूजा है। उनका घर भी कुछ हद तक जैन धर्म का अनुयायी था, जो अहिंसा के सिद्धांतों वाला एक भारतीय धर्म है और यह मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ शाश्वत है। इस वजह से गांधी ने शाकाहार, अहिंसा या सभी जीवित चीजों को चोट न पहुंचाने, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और सभी पंथों और लिंग के प्रति सहिष्णुता का अभ्यास किया। 1887 में बंबई विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा देकर अपने अंग्रेजी और लैटिन भाषा कौशल में सुधार करने का प्रयास किया और ऐसा करते हुए उन्होंने इंग्लैंड में 3 साल बिताए। वह 1899 जुलाई में भारत लौटे। जब गांधी विदेश में थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और कुछ करियर संघर्षों के बाद जिस कानूनी पेशे में उन्होंने भाग लेने की उम्मीद की थी, उसमें उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 1893 में गांधी को नेटाल, दक्षिण में एक भारतीय फर्म से 1 साल के अनुबंध की पेशकश की गई थी। अफ्रीका। वह 20 वर्षों से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1899 से 1899 में केवल थोड़े समय के लिए भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें एक उदाहरण भी शामिल था जब उन्हें डरबन अदालत में अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने एक यूरोपीय यात्री के लिए जगह बनाने के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया तो उन्हें प्रथम श्रेणी ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया और बाद में एक सफेद स्टेज कोच द्वारा पीटा गया। उन्हें और अन्य गैर यूरोपीय लोगों को अक्सर केवल यूरोपीय होटलों में प्रतिबंधित कर दिया जाता था। भेदभाव के संबंध में अपने अनुभवों के जवाब में गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहाँ सचिव के रूप में अपनी भूमिका में उन्होंने सरकार, विधायक और प्रेस को भारतीय लोगों की शिकायतों के बयानों से भर दिया। वह महारानी विक्टोरिया की भारतीय प्रजा के साथ होने वाले भेदभाव को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करने में भी सक्षम थे। यहाँ तक कि द टाइम्स ऑफ लंदन और द स्टेट्समैन ने भी नेटाल इंडियन कांग्रेस के इन बयानों पर टिप्पणी की। गांधी भारत के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। 1920 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के लिए कई अहिंसक कार्यों का नेतृत्व किया। इनमें ब्रिटिश वस्तुओं और ब्रिटिश विधायकों, अदालतों, कार्यालयों और स्कूलों के बहिष्कार जैसी कार्रवाइयां शामिल थीं। प्रसिद्ध रूप से उन्होंने 1930 में नमक मार्च का नेतृत्व किया, जो नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। ये गांधी जी के सबसे सफल अभियानों में से एक था। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय लड़ाई का नेतृत्व किया। 1942 में शुरुआत करते हुए उन्होंने सबसे पहले भारत से ब्रिटिशों की तत्काल वापसी की मांग की, एक कार्रवाई जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश नेताओं की बातचीत में सहायता करने के लिए संघर्ष किया। एक चीज जिसे वह हासिल करने में विफल रहे वह थी माउंटबेटन योजना को रोकना, जिसने उपमहाद्वीप को हिंदू बहुसंख्यक भारत और मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित कर दिया।
अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद कई मुस्लिम हिंदी दंगे भड़क उठे, जिन्हें रोकने के लिए गांधी जी ने काम किया। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच शांति स्थापित करने के गांधी के प्रयास से नाराज एक हिंदू कट्टरपंथी द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी विरासत कायम है क्योंकि कई लोग अभी भी उन्हें देश के पिता के रूप में मानते हैं। उन्हें सामाजिक न्याय के उनके अहिंसक अभ्यास, उनकी धार्मिक स्वीकृति और परस्पर विरोधी समूहों को सद्भाव में लाने की क्षमता के लिए बड़े पैमाने पर सम्मानित किया जाता है। गांधी को फिर से उद्धृत करते हुए ये याद दिलाना स्वस्थ है कि सबसे मजबूत व्यक्ति कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गलती कर सकता है। हालांकि शांति और स्वीकार्यता के लिए गांधी के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाल के वर्षों में विद्वानों ने काले अफ्रीकियों के बारे में गांधी के परेशान करने वाले और नस्लवादी विचारों की ओर ध्यान दिलाया है। दक्षिण अफ्रीकी शिक्षाविदों अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद ने दक्षिण अफ्रीकी गांधी स्ट्रक्चर बियर ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में उनके समय के दौरान उनकी कुछ समस्याग्रस्त मान्यताओं और कार्यों का विवरण दिया गया है। उन्होंने बार बार नस्लीय टिप्पणी का उपयोग करके काले लोगों के बारे में लिखा और माना कि भारतीय काले लोगों से असीम रूप से श्रेष्ठ थे। उन्होंने ये भी लिखा कि श्वेत लोग प्रमुख जाति थे। विद्वान बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का काम वहां रहने वाले भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना था, लेकिन काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों के बारे में उनके विचार समान नहीं थे, बावजूद इसके कि वे भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उनकी नस्ल के कारण भेदभाव किए जाने के मामले में समान स्थिति में थे। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के संघर्ष से प्रभावित नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि क्षेत्र में सरकारी सत्ता श्वेत लोगों के हाथों में रहनी चाहिए। वह भारतीयों और काले अफ्रीकियों के बीच नस्लीय अलगाव भी चाहते थे, और कुछ दक्षिण अफ्रीकी सोचते हैं कि गांधी ने नस्लीय अलगाव को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम किया। देसाई और वाहिद के अनुसार अफ्रीकियों पर श्वेत लोगों और भारतीयों की श्रेष्ठता में गांधी का विश्वास, अफ्रीकियों को इतिहास से बाहर करना और उनका समर्थन और अल्पसंख्यक श्वेत शासन में उनकी भूमिका सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि गांधी थे नस्लवादी। लेकिन इससे पहले कि हम सेक्स और महिला के साथ गांधी के संबंध पर चर्चा करें, आइए सबसे पहले इस लोकप्रिय अफवाह को दूर करें कि गांधी और हिटलर दोस्त थे। हाँ, उन्होंने हिटलर को पत्र लिखकर अपना मित्र बताया और दोनों पत्रों पर आपके सच्चे मित्र के रूप में हस्ताक्षर किए। हालांकि दोनों पत्र हिटलर को युद्ध से बचने के लिए मनाने का एक प्रयास थे। साथ ही गांधी ने अपने दूसरे पत्र में लिखा कि हर कोई उनका मित्र है। ये कि मैं आपको एक मित्र के रूप में संबोधित करता हूँ, कोई औपचारिकता नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है। जीवन में मेरा व्यवसाय पिछले 33 वर्षों से जाति, रंग या पंथ की परवाह किए बिना मानव जाति के साथ मित्रता करके संपूर्ण मानवता की मित्रता को शामिल करना रहा है। इसलिए हालांकि यह तथ्य सतह पर चिंताजनक लग सकता है, ऐसा लगता है कि यह संभवतः अधिक परिचित लहजे का उपयोग करके हिटलर को प्रभावित करने की एक रणनीति थी। दरअसल वह अपने कार्यों को राक्षसी और मानवीय गरिमा के लिए अशोभनीय बताते हैं। दूसरे पत्र में गांधी जी ने 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनकी पत्नी कस्तूरबा से उनके पहले से ही 4 बच्चे थे, जिनसे उन्होंने 13 साल की उम्र में शादी की थी। अपनी आत्मकथा में गांधी ने उल्लेख किया है कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उनकी मृत्युशैया छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए चले गए, और इससे उन्हें बहुत ग्लानि हुई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गांधी ने निर्णय लिया कि उन्हें अपनी यौन इच्छाओं के विरुद्ध अपनी ताकत का परीक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए गांधी ने नग्न किशोरों के साथ बिस्तर साझा किया, जिनमें उनकी दादी मनू गांधी भी शामिल थी। उस समय गांधी जी पहले से ही 70 वर्ष के थे, जबकि उनकी पोती 18 या 19 वर्ष की थी। युवा महिलाएं, संभवतः लड़कियां, अनिवार्य रूप से गांधी के ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए प्रलोभन का काम कर रही थी। लक्ष्य ये था कि वह उनसे उत्तेजित न हो। यह एक हिंदू प्रथा है जिसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का मानना था कि शायद बंगाल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की हिंसा उनके ब्रह्मचर्य में कमी के कारण हुई थी। इसलिए ये परीक्षण ये देखने के लिए था कि क्या वह वास्तव में अपनी दृढ़ता में मजबूत है। गांधी जी गीले सपनों को अपने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन भी मानते थे। गांधी जी के आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ये परीक्षण एक अच्छा विचार नहीं है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। इस कार्रवाई के विरोध में कुछ लोगों ने गांधी जी के साथ अपना काम भी छोड़ दिया। जबकि गांधी महिलाओं और महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण समानता में विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से दिखाया। उनके कुछ विचार और अधिक व्यक्तिगत कार्य अधिक जटिल स्त्रीद्वेषी वास्तविकता को दर्शाते हैं। जन्म नियंत्रण के संदर्भ में गांधी का मानना था कि महिलाओं को अपने पतियों का विरोध करना सीखना चाहिए और पुरुषों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उनके विचार में सेक्स तभी करना चाहिए जब बच्चा पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। इसलिए गर्भनिरोधक महिलाओं को उनके शरीर पर स्वायत्तता देने का जवाब नहीं थे।
गर्भनिरोधक लोगों को केवल वासना के लिए सेक्स करने की अनुमति देंगे, जिसे वह हानिकारक मानते थे। वह महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने में भी विश्वास करते थे। लेकिन इसके अलावा उनका मानना था कि महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण सहित घर की सभी घरेलू गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान देते हैं, जबकि आज ये हमें बहुत रूढ़िवादी लगता है। गांधी के जीवन के दौरान ये काफी प्रगतिशील था। एक महिला के सम्मान पर चर्चा करते समय गांधी ने लिखा, मैंने हमेशा माना है कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका अपमान करना शारीरिक रूप से असंभव है। आक्रोश तभी होता है जब वह डर के आगे झुक जाती है या उसे अपनी नैतिक ताकत का एहसास नहीं होता है। यदि वह हमलावर की शारीरिक ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो उसकी पवित्रता उसे उसका उल्लंघन करने में सफल होने से पहले मरने की ताकत देगी। उन्होंने यह विश्वास तब प्रदर्शित किया जब एक लड़का 2 लड़कियों को परेशान करते हुए पकड़ा गया। गांधी जी ने लड़के की नजर उनसे दूर रखने के लिए लड़की के बाल काटने का फैसला किया। गांधी हमेशा महिला परिचारिकाओं से घिरे रहते थे जो उनकी प्रतीक्षा करती थी, उनकी मालिश करती थी और यहाँ तक कि 2 महिलाओं की सहायता से चलती थी, जिन्हें वे अपनी छड़ी कहते थे। इनमें से एक थे मनु गांधी और दूसरी थी उनके पोते की पत्नी आभा। औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी हासिल करने के लिए गांधी का काम निर्विवाद है। भारत में उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता है और लगभग एक संत के समान माना जाता है। पूरे देश में उनके अनेक स्मारक हैं और उनके जन्मदिवस पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में उनके अन्य कार्य और विश्वास जांच के दायरे में आ गए हैं। 2018 में घाना विश्वविद्यालय ने गांधी की एक मूर्ति हटा दी, जो केवल 2 साल पहले स्थापित की गई थी। इसके अनावरण के लगभग तुरंत बाद ही इसे हटाने के लिए याचिकाएं शुरू हो गईं। छात्रों और व्याख्याताओं ने प्रतिमा को हटाने की मांग की क्योंकि गांधी नस्लवादी थे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय अफ्रीकी नायकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। 2015 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी की एक प्रतिमा को सफेद रंग से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नस्लवादी गांधी को गिरना चाहिए। गांधी के अपने पोते और जीवनी लेखक ने 2015 में अपने दादा के नस्लवादी विचारों को मान्यता देते हुए कहा कि वह कभी कभी दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों के बारे में अनभिज्ञ और पूर्वाग्रही थे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि उन्होंने कहा कि गांधी एक अपूर्ण व्यक्ति थे, उनका मानना है कि नस्लीय समानता पर उनके दादा के बाद के बयानों से पता चलता है कि वह अपने अधिकांश समकालीनों की तुलना में बहुत आगे और अधिक प्रगतिशील थे और दक्षिण अफ्रीका में उनका काम उनकी ओर से था। भारतीयों ने काले अधिकारों के लिए एक खाका तैयार किया। हालांकि देसाई और वाहिद जैसे आलोचकों का कहना है कि इसके लिए गांधी को श्रेय देना उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीकियों के प्रतिरोध को नजरअंदाज करना है, जो गांधी के दक्षिण अफ्रीका में कदम रखने से बहुत पहले मौजूद था। वे ये भी ध्यान देते हैं कि उनके प्रारंभिक लेखन की तुलना उनकी आत्मकथा और उनकी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह से करने पर उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि गांधी ने खुद को फिर से लिखा था, जिससे बाद के जीवन में उनकी एक साफ सुथरी छवि बनी। अन्य विद्वानों का कहना है कि भले ही वह जीवन में पहले नस्लवादी रहे हों, लेकिन बाद में उनके कार्यों और विश्वासों से पता चलता है कि वह नस्लवाद विरोधी बन गए। एक इतिहासकार रामचंद्र गुहा का मानना है कि गांधी द्वारा भारत में महिलाओं के उत्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी जगहों से बहुत पहले महिलाओं को देश भर में प्रमुख पदों पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। अन्य लोग ध्यान देते हैं कि महिलाओं पर गांधी के विचार आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं। उदाहरण के लिए पीड़ितों द्वारा अपने उत्पीड़न या हमलों के लिए महिलाओं को दोषी ठहराने का मुद्दा, हालांकि यह भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। तो ये याद दिलाना स्वस्थ है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गलती कर सकता है।